और उस जगह पर लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है एट द टाइम ऑफ जॉब, क्योंकि आदतें तो हम लोग की वैसी पड़ी हुई होती है. So now again I am repeating and all the things are in the record कि आपकी क्लास पहले से बनती है, लेकिन आप आएंगे टाइम से, जस्ट 1 और 2 में बिफोर. और मैं देखता हूँ इसको 10-15 मिनट पहले कि कौन आ चुका है. ठीक, तो प्लीज आज थोड़ा स्ट्रिक्टली मैंने बोला है, 2-3 दिन से हम आपसे ऐसे ही धीरे धीरे से बोल दे रहे थे. पहले से आके यहाँ ज्वाइन होके बैठो मत. दिस इज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, नॉट योर पर्सनल प्लेटफॉर्म. आप अपना ग्रुप बनाइए, वहाँ खूब चैटिंग करिए. ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं. और प्लीज टेक ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव टेड वेरी फ्रेंडली. अपना ये एक साथी समझ के इन बातों को सुनिए और समझिए कि what is the need and duty of the teacher to cultivate the new things in you, that may be in the respect of the subject, that may be in the respect of the knowledge, that may be in the respect of behavior, because knowledge is ultimate. What is the ultimate of the knowledge? To use it. और ये बिहेवियर पे बेटा डिपेंड होगा. किसी ने बहुत अच्छे अच्छे वेद शास्त्र और नीति सब पढ़ी हुई है, अप्लाई कुछ नहीं करता, व्हाट इज द रिजल्ट? तो कितना भी अच्छा आप जान जाएं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लें, समझ जाएं, बिहेवियर द अल्टीमेट थिंग. बच्चों 2-3 बार जो बात बोली जाए उसको फॉलो करना ही चाहिए, वरना होगा मैं एग्जैक्टली 2 मिनट पहले फिर आपकी क्लास बनाऊंगा. तो जो आपको ये मिल जाता है टाइम 5-10 मिनट पहले इन्विटेशन, आप प्लान कर पाते हो, ये सब खत्म हो जाएगा. एग्जैक्टली 3 मिनट पहले 5 मिनट पहले बना के डालूंगा. तो आप देख पाए तो ठीक, नहीं देख पाए तो ठीक. तो मुझे उस ओर मत ले जाओ, आप टाइम से आओ, पहले से आके बैठो मत. चलो अब हम लोग जल्दी से अपने उस पर चलते हैं ऑन द सेशन. तो इन दिस सेशन, इन द अर्लियर सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. तो इज देयर इज एनी क्वेरी अबाउट द इम्पोर्टेंस, जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे? प्लीज बेटा, कोई क्वेरी है उस पर? ना, आराम से आ जाइए आप स्टडीज के ऊपर, सारी बात खत्म हुई. ओके, इज देयर एनी क्वेरी? प्लीज रिस्पॉन्स. नो सर. ओके, तो अब हम लोग आज के लिए जल्दी से देखते हैं इंपॉर्टेंस के साथ में. बहुत ही सिंपल है, पर आपको हल्का सा लिखा होना चाहिए, हल्का सा लिखा होना चाहिए. यूटिलिटी, और उसके बाद हम लोग का था लिमिटेशन. तो यूटिलिटी, वही सारे पॉइंट ऑलमोस्ट रिपीट हो जाएंगे आपके लिए. द यूटिलिटी फॉर द स्टेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पॉइंट 1. The utility of the statistics, point 1, the state and the public institutions. Second one, management and maintaining the schedules. Management and maintaining the schedules. Third, trade, business and industry. Fourth, banks, insurance and the railway administration. Education and psychology. And medical sciences. तो ये कुछ स्पेयर्स हैं, various fields. Can you repeat fifth point? Fifth one is the education. Fifth and sixth. Education and the psychology. And last one is the medical science. In the field of medical sciences, these are the some field and areas where the utility of the statistics is clearly visible. जहाँ जहाँ पर हम इसका सबका यूज बड़े अच्छे से और आसानी से देखते हैं. तो in the state and the public institution means government institutions, regarding the population, regarding the production, लिख भी सकते हैं आप इनको, regarding the import and export, regarding the national income, regarding the unemployment, poverty. How can we decide what is the poverty index?
तो ये हमारे बीपीएल के नीचे आ रहे हैं by the help of the statistical data. ये जो statistical data है that is going to help you the states and the public institution to know about any employment, any poverty, any economic programs, any economic policies, national income, production. और जब इनका आपको आइडिया मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द फिगर्स, देन यू कैन मेक और इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज टू इरिडिकेट द things which are unpleasant in that scenario, or you can make some good things for the upliftment of such sector, such area. तो इसके लिए एक सिंपल सी एक लाइन की वर्ड्स आप लिख सकते हैं, फॉर ऑल दिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग इज द मस्ट थिंग. कोई भी पॉलिसी आपको बनानी तो उसके लिए प्लानिंग के लिए एक रोड मैप, एक आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यूज होनी चाहिए, देन यू कैन प्लान. एक छोटा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम लोगों को यही लेके जाना है कि यार मुझे ये सामान खरीद के लाना है, एक नया टीवी लेके आना है घर में, तो यू नीड सम प्लानिंग. अब आपके पास 4 तरीके के टीवी का डेटा होना चाहिए ना, ये कंपनी बनाती है, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, फिर ये कंपनी बनाती है, इसकी अपनी गुडविल बड़ी अच्छी है और ये प्रोडक्ट इनका बहुत अच्छा चलता है. That is, you can say, the form of data which is useful in regard the purchase of household TV. फिर आपका बजट, और इनके साथ जब आप मिलेंगे तो आप एक पॉलिसी फ्रेम कर पाएंगे कि हाँ, फिर आप उसकी अवेलेबिलिटी देखिए अपने एरिया में कहाँ पर है. मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ से कौन सी मार्केट पास है, तो यहाँ से ये मार्केट पास है, क्या इस मार्केट में उसकी वो अच्छी दुकान है जहाँ पर कोई डीलर है इस कंपनी का जो मुझे ये स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकता है. ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग. और ये प्लानिंग कहाँ से शुरू होगी, जब आपके पास डेटा होगा कि हाँ, ये जो अगर सोनी कंपनी है तो इसके कहाँ कहाँ कानपुर में डीलर हैं और वो कौन कौन सी रेंज का प्रोडक्ट रख रहे हैं. मैंने अगर 3 कंपनी सेलेक्ट की, सोनी, एलजी और सैमसंग, तो इनके डीलर कहाँ पे हैं, इनके पास कंटेम्प्रेरी नेचर के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो मेरी रेंज में आ रहे हैं, तब हम आगे बढ़ पाएंगे ना. Now this is the available data to proceed. Now the resources I have to match it. अब हमारे पास रिसोर्स हैं अपने, जो पैसे के रूप में हो सकते हैं, जो टाइम के रूप में हो सकते हैं. अगर मेरे पास टाइम है तो मैं दूर की दुकान से भी ला सकता हूँ, तो पास की दुकान से भी ला सकता हूँ. सेम विद द मनी, कि कौन सा खरीद सकते हैं. सेम विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को भी जब ये डेटा पता चलने, देन ही कैन मेक द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज. एंड द टाइम फैक्टर ऑल्सो, कि किसी चीज़ को कितनी जल्दी कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग कर सकती है. समझ आता जा रहा है आपको? द यूटिलिटी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स फॉर द स्टेट एंड पब्लिक. नाउ फॉर द मैनेजमेंट, बिकॉज स्टैट्स इन दिस केसेस ऑफ द पॉलिसीज इज मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट टू डील विद द प्लानिंग. प्लानिंग से डील करने के लिए मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग शेड्यूल्स, ये लिखा है ना मैंने, मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग शेड्यूल्स. तो ये कैसे बेटा अप्लाई हो सकता है, मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग शेड्यूल्स इन द टर्म्स ऑफ स्टैट्स. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ एनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द की फैक्टर इज द लेबर. इफ की फैक्टर इज द लेबर, then labor with the running capacity of machine is connected with the production. And if these two things are connected, means the availability of the machine and availability of the labor can create your machine hour rate, means the production per hour from a machine. ये जान सकते हैं आप, इसका क्रिएशन आप घटा और बढ़ा सकते हैं by the help of the data, कि कैसा लेबर इस्तेमाल हो रहा है, इज द स्किल सम बिलो टू द स्टैंडर्ड ऑफ द स्किल्ड लेबर, और अनस्किल्ड कैसा क्या नीडेड है उस तरीके की मशीन को चलाने के लिए, वेदर ही इज गुड. तो अगर ये डेटा होगा हमारा तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन आवर प्रोडक्टिविटी और वी कैन मेंटेन द शेड्यूल्स.
कि मेरे पास 4 मशीन है और लेबर की भी संख्या मुझे पता है, तो कोई भी खाली ना रह पाए, हर एक पर हम शेड्यूल बना के लोगों को फिट कर सकते हैं कि 4 घंटे आप इस पे काम कर लें, फिर आप 5 घंटे इस वाली मशीन पे काम कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ शेड्यूल, मे बी रेगुलर, मे बी ऑफ 2 और 3 डेज, कैसा भी बना सकते हैं और कैसा भी कर सकते हैं। समझ आती जा रही है बात? हाउ स्टेट्स हेल्प इन द मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग द शेड्यूल्स। ये किसी भी तरीके के शेड्यूल हो सकते हैं, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड शेड्यूल हैं, किसी भी तरीके की शेड्यूल को आप मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा विच वी हैव कलेक्टेड, एंड कलेक्टेड डेटा इज एट स्टैट्स, क्योंकि नंबर्स की बात होती है। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इसमें भी मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि आप बताएंगे मुझे। काफी डिस्कशन हो चुका है, मुझे लगता है कि ये सारी बातें अब आप लोगों को बता लेनी आनी चाहिए खुद से। इन द केस ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यस प्लीज ट्राई एनीबडी। ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री में इसका यूज, यस कोई बोलना चाह रहा था? सर ट्रेड और बिजनेस मैनेजमेंट में इसका यूज ऐसे हो सकता है कि इन केस इंटरनल एनालिसिस बिजनेस की हो रही है, उसमें उन्होंने अपने लास्ट ईयर का प्रॉफिट और रेवेन्यू का ग्राफ बना रखा है और उन्होंने देखा है कि हमने कितना कैपिटल लगाया और हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है, आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो वो इस हिसाब से अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपने मेजरमेंट सेट कर सकते हैं कि हमें इस ईयर इतना प्रॉफिट अचीव करना है और इतना उसके लिए इतना रेवेन्यू लगेगा, उस हिसाब से रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, अच्छा एग्जांपल है ये। मींस स्टैट्स हेल्प इन द केस ऑफ द फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के लिए वो मदद करेगी, नंबर 1। सेकंड, एस्टिमेट्स लगाने के लिए मदद करेगी। एंड व्हाट आर दीज एस्टिमेट्स? यू कैन से इन द फाइनेंशियल टर्म्स, क्योंकि आप बिजनेस बीकॉम ऑनर्स के स्पेशलाइज कमर्शियल कोर्स में हैं आप, तो यू कैन से द बजट्स। नाउ जस्ट इन वन लाइन आंसर मी, व्हाट इज द बजट? एक लाइन में कोई मुझे बता सकता है बजट क्या हो जाता है? बजट क्या है? एलोकेशन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स और मतलब जो हमारी जरूरतें हैं उस हिसाब से एलोकेशन ऑफ मनी। ओके प्लीज, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक, वर्ड जो आपने बोला एलोकेशन ऑफ द मनी, तो एलोकेशन ऑफ एनी रिसोर्स अदर देन द मनी इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। Allocation of any resource you have, which is time or which is anything, and you have to allocate in the different area of your business or as per your need, that is planning. या आप सोचो कि मुझे आज मेरे पास 5 घंटे हैं, मुझे ये यात्रा करके आनी है, यहाँ तक जाना है, तो आपने उन 5 घंटे को एलोकेट किया, यहाँ से जाएंगे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ स्टे करते हैं 10 मिनट का, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर इधर से जाएंगे, करके आपने अपने पूरे उस टाइम को एलोकेट कर दिया। तो ये एक प्लानिंग है। बट व्हेन यू प्लान विद फाइनेंसेस देन इट इज बजट। जब फाइनेंस की प्लानिंग होगी देन इट इज द बजट। कि फाइनेंस से ही रिलेटेड डायरेक्ट प्लानिंग है तब वो बजट है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मीन्स आपको प्रपोज्ड, भाई हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो हमें प्रपोज डेस्टिनेशन पता है ना कि यहाँ जाना है, तो सेम इन द केस ऑफ द फाइनेंशियल प्लान्स आपको पता है कि ये खर्चा करना है और ये खर्चा इज द टोटल एसिमुलेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, और ये सो मेनी थिंग्स में आपके अलग अलग एलोकेशन है। आपने वर्ड बोला एलोकेशन। एलोकेशन मतलब अगर हम किसी एक ही चीज पे खर्च करने जा रहे हैं तो सिंगल एलोकेशन है। अगर हम 5 चीज पे करने जा रहे हैं तो वो 5 जगह का एलोकेशन है, तो उसको हम बाद में एग्रीगेट करेंगे एंड दैट इज द टोटल फंड नीडेड टू run this project, or this the total fund needed to run this policy, or this total fund needed to run this business operation for 1 year 2 year.
तो these are the financial plans, means the budget. Now you know your target of expenditure. Now you know the target of flow of outwards money. Now it is your need to recover such money or procure such money. इसके लिए आप दूसरी प्लानिंग करना शुरू करेंगे. This is the budget. आप देखते हो ना सरकार के बजट आते हैं, तो सरकार के कभी बजट को आप सुनिए, जो भी लोकसभा में या कहीं आ रहा है, फाइनेंस स्टूडेंट को जरूर सुनने चाहिए. तो वो क्या बताना शुरू करेगी पहले, ये मेरे आगे की प्लानिंग है, मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर. देन these are the sources from I able to meet out this expenditure. They may be the disinvestment, they may be the collection of the revenues, they may be the from this source or that source. फिर वो ये बताएंगे आपको. That is why it is a budget. तो बजट तो अगले सालों के लिए आता है, तो वहां तक तो कोई खर्चा आपका होता नहीं है. तो these are the planning. तो ये प्लानिंग्स हैं जिनको बजट को बोला जाता है. सेम आप स्टैट्स को, क्योंकि होगी तो ये स्टैट्स के भरोसे बजट भी बने या जो भी बने, तो पिछले का रिकॉर्ड होगा. आगे आपके पास एक आइडिया होगा कि क्या ग्रोथ रेट चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या इन्फ्लेशन रेट है. इस हिसाब से हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ लाई करेंगे, और अगर मेरी ये सारी पॉलिसीज हैं तो इन पर ये खर्चे आने वाले हैं, इसके बाद मेरे एक्सपेंडिचर कहाँ लाई करेंगे. देन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स टू मीट आउट सच एक्सपेंडिचर्स, दैट आर द बजट्स. तो ये बजट्स मैंने आपको बता दिए. ठीक, तो ऐसे ही ट्रेड में भी आपके पास प्लानिंग हो सकती है, बिजनेस में भी आपके पास प्लानिंग हो सकती है, फ्यूचर प्लानिंग्स. तो इनकी हेल्प आपका डेटा ही करेगा. तो एग्जांपल जो कोट किया गया, दैट वाज गुड, अच्छा था वो. और एस्टिमेट्स लगाने में आपको, एस्टिमेट्स, व्हाट आर द एस्टिमेट्स? एस्टिमेट्स एक अंदाजे हैं जो आप लगाते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है. तो वो भी डेटाबेस पे लगाएंगे आप. whatever the data you have collected, and collected data you can say here is the, we are dealing like it as a stats. तो यहाँ तक की बात हमारी आपकी हो गई. अब नेक्स्ट पॉइंट है, what was the next point? बैंक इंश्योरेंस एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन. ये कैसे स्टैट्स को यूज कर सकते हैं? इनके पास भी अपने ढेर सारे कारण हैं. टू मेंटेन मनी सप्लाई, to maintain the money supply, to maintain their customer satisfaction, to maintain their so many things they have to maintain and they have to do with the help of the data. अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इसका भी वो यूज ऑफ द स्टैट्स जान सकते हैं. वो अपने इन्वेस्टर्स को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इसको भी जान सकते हैं. वो अपनी रिजर्व को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इसको भी बाय द यूज ऑफ द डेटा जान सकते हैं. जैसे वो चाहें कि वो रिजर्व आगे रखें, आगे इकोनॉमी की कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है कि बैंक इज गोइंग टू नीड सम रिजर्व्स. आर दे एबल टू मेक द रिजर्व्स विदाउट द हेल्प ऑफ डेटा? नो, बिकॉज दे आर वेल नोन अबाउट द प्रीवियस रनिंग सिचुएशंस ऑफ द बैंक्स, कि पीछे हम जो काम कर रहे थे उसमें मेरी अर्निंग कितनी थी, उसमें रिटेनेबल अर्निंग कितनी है, व्हाट अर्निंग आई कैन रिटेन. जो आपकी रिटेन अर्निंग है उन्हीं में से रिजर्व क्रिएट हो सकते हैं. कुछ अर्निंग अगर आपकी ऐसी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में जा रही है, तो हाउ कैन यू मेक द रिजर्व फ्रॉम इट. या जो अर्निंग है उसमें से टैक्सेस का चार्ज कितना है, हटाने के बाद ही जो बच रहा है उसी में तो आप रिजर्व कर पाओगे. दैट इज बेस्ड ऑन द डेटा. अगर मैं सोच भी लूँ, कोई बैंक सोच भी ले कि मुझे 200 करोड़ की रिजर्व बनानी है, इज इट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द डेटा? नो. मैं एक रिजर्व का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, नहीं कर सकता. वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, रिजर्व से रिलेटेड, डिपॉजिटरी वैल्यूज से रिलेटेड, कितनी उनकी यहाँ बचत है जो लोगों की पड़ी हुई है, इसका क्या ग्रोथ रेट है, इट इज डिक्लाइनिंग और इट इज इंक्रीजिंग. दैट इज ऑल नोन विद द हेल्प ऑफ द डेटा. ये सारा काम डेटा के दम पर होने वाला है. इसके लिए नई नई पॉलिसी बनती हैं कि हम अपनी उसको बढ़ाएं. आप देखते हो कि बैंक ने अपने लोन रेट को 1% बढ़ा दिया या घटा दिया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेलिंग डेटा, कि इस रेट पर मुझे लोन लेने लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम कुछ रेट कम करते हैं तो ज़्यादा लोग आ जाएं. ये किससे जाना उन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा और ऑन द डेटा ऑफ द अदर बैंक्स विच आर इन द प्रिवेलिंग सेक्टर. फिर उसी में काम कर रहे हैं, उसी तरीके के लोन बांट रहे हैं जैसे आप बांट रहे हैं. क्लियर? तो ऐसे बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकती हैं कि किस तरीके की पॉलिसीज ज़्यादा बिक रही हैं, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है,
इन द केस ऑफ द लाइफ पॉलिसीज, इन द केस ऑफ द जर्नल पॉलिसीज, क्या हमारी प्रीमियम रेट्स को एडजस्ट करके उनको कुछ बूस्टअप दिया जा सकता है या घटा के दिया जा सकता है, या मोर ल्यूक्रेटिव वे वी कैन प्रेजेंट द बेनिफिट्स टू द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स। क्या आप सुनते होंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने अब इसमें मनी बैक है, तो अब मनी बैक है मतलब बीच बीच में कुछ पैसा वापस मिलता रहता है, तो एक लिक्विडेटिव वर्जन ऑफ रिटर्निंग द मनी। उनको लगता होगा कि इससे कुछ लोगों की टाइमली नीड्स पूरी होंगी, तो ये प्रोडक्ट मेरा बिक सकता है। तो व्हाट इज दिस आउटकम? दिस इज द आउटकम ऑफ द डेटा। जो डेटा कलेक्ट हुआ कि जो लाइफ इंश्योरेंस के कस्टमर्स हैं वो बोलते हैं यार यहाँ पैसा एक बार लगा दो, 25 साल 30 साल बाद मिलता है, तब तक तो बुढ़ापा आ जाता है, करना क्या उस पैसे का। तो उन्होंने ये कॉमन फीलिंग जब अपने कस्टमर्स में देखी, तो दे हैव क्रिएटेड सम न्यू वर्जन कि उन्होंने कहा कुछ मनी बैक दे देते हैं हम हर 2-4 साल में, 5-5 साल में, इतनी परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड वैल्यू इज टू बी डिस्चार्ज, ये वापस दे दी जाएगी, इज टू बी रिफंडेड, ये मिलेगी आपको। तब आपको वो इनकरेज कर रहे हैं कि आपको समय समय पे पैसा भी मिलता है। तो जो इस तरीके की सेंट्रिक वैल्यूज के कस्टमर थे कि जिनको ये लग रहा था कि बीच बीच में भी कुछ रिटर्न्स मिलते रहे, वो कैटर हो जाएंगे। और बाय द हेल्प ऑफ द डेटा, स्टैटिस्ट यहाँ पे आपकी मदद कर रही है, बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए। नाउ द रेलवे, अब रेलवे के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें और सारी चीज़ें हैं, उनमें भी आपकी स्टैट्स पूरी मदद करेगी कि आप क्या कर सकते हैं, फेयर कैसे कर दो, उनके सिस्टम कैसे कर दो, ये सारे काम आपके लिए क्या कर देगी, आपकी स्टैट्स की मदद से हो जाएगा। क्योंकि अब आप देखते होगे कि ये एक पॉलिसी आ गई थी कि अपग्रेडेशन, कि अगर ऊपर के क्लासेस में सीटें खाली हैं तो आपको अपग्रेड किया जा सकता है। अगर सेकंड एसी में सीटें खाली जा रही हैं तो आपको अपग्रेड किया जा सकता है। आपने भरे जर्नल में रिजर्वेशन मांगा है, आपको अपग्रेड कर देंगे सेकंड एसी पे, और आपको अगर उसका किराया दे सकते हैं तो दे दीजिए। दीज आर द पॉलिसी, सीक्वेंसिंग पॉलिसी। ये तो रेलवेज का है। बाकी आप देखिए कि जिनका एयरलाइन से पाला पड़ता हो तो उनके यहाँ तो वेरियस प्राइसिंग पॉलिसीज है रिगार्डिंग द टिकट्स, और ये किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। उन्होंने देखा हुआ है कि अगर ये फेस्टिव सीजन है, इसमें कस्टमर लोड बहुत आ जाता है, तो वो किराए को हाइक कर देते हैं एट दैट टाइम। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और जहाँ पर उनके पास सप्लाई जो है वो सीटों की लिमिटेड है, तो उस जगह पे वो प्राइस हाइक कर देते हैं कि आइए ज़्यादा प्राइस दीजिए और सीट ले लीजिए। तो जो लोग बहुत पहले प्लान करते हैं अपनी वेकेशंस, उनको सीटें सस्ती मिलती हैं, और जो लोग लास्ट में पहुंचते हैं उनको सीटें महंगी मिलती। तो ये उन्होंने कैसे किया और कैसे जाना? उनको पता हुआ कि इस सीजन में, इस समय पर, या इस देश से आने वाले जाने वाले लोग का रेशियो बहुत हाई होता है, तो आपका जो फेयर है वो हाई हो जाता है ऑन द विद द हेल्प ऑफ द डेटा। जैसे जिनका थोड़ा सा भी कंसर्न हो या पाला पड़ा हो, तो उनके लिए एग्जांपल है कि जो आपके यूरोपियन कंट्रीज से और इन जगह से, ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से जो लोग वैकेशंस पे आते हैं ड्यू टू द इंडियंस, ड्यू टू द टाइम ऑफ जब हमारी क्रिसमस होती है, तो वहाँ पे पूरी 1 महीने की छुट्टी होती है फुल यूरोप। तो अधिकतर जो आपका NRI है वो क्या करता है कि 1 महीने में अगर उनको थोड़ा सा भी अपने घर से वापस प्रेम है, तो चलिए यार घर चलते हैं छुट्टी पे। तो उन्होंने ये ट्रेंड नोटिस किया कि इंडिया के लिए और बाहर कंट्रीज के लिए जो कस्टमर लोड है, इंडियन एयरलाइंस ने ये नोट किया कि ये बहुत बढ़ जाता है, बड़ी डिमांड आती है ऑस्ट्रेलिया से आने वालों की, यूरोप से आने वालों की, क्योंकि वहाँ तो 1 महीने की बंदी हो जाती है, तो घर आना चाहते लोग, तो उस समय प्राइस हाइक हो जाएंगे। तो ये कैसे जाना उन्होंने? बाय द हेल्प ऑफ द स्टैट्स। आते हैं तो फिर उसका और रिफाइन होता चला जाता है कि उसमें कितनी कैटेगरी वाले हैं जो हाइक पे कर सकते हैं, उसमें कितनी कैटेगरी वाले हैं जो जिस समय टिकट मांगते हैं उसी समय उनको दे दो तो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, कुछ वेट कर सकते हैं। तो ये सब उन्होंने और क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ द स्टैट्स, और इसका यूज कर लिया। तो दिस इज द यूटिलिटी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टू द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड द वेरियस फील्ड ऑफ द बिजनेसेस। क्लियर हो रही है ये बात? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन और साइकोलॉजी में इसका यूज कहाँ पर हो रहा है?
एजुकेशन और साइकोलॉजी में स्टेट्स का यूज बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को, उनकी नॉलेज को, उनकी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड द स्टैटिस्टिकल डेटा यू हैव कलेक्टेड. Then you can frame the various reform policies to overcome these things. तो आप एजुकेशन में भी कर सकते हो, साइकोलॉजी में भी कर सकते हो. ठीक, स्टूडेंट्स की हर चीज को या साइकोलॉजिकल पेशेंट्स की हर चीज को या साइकोलॉजिकल कोई बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल कोई फिनोमिना है, तो उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके आप उस पर काम करके उसके लिए भी बेटर पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं. Now your last point is the medical science. So in the case of the medical science, आपके लिए स्टैट्स कैसे यूजफुल हो सकती है? Please tell me. Yes, please tell me. सर, जिस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, उसकी जो मेडिसिन है उसको बढ़ा करके या उसकी मशीन्स वगैरह. ओके. जैसे अभी कोरोना टाइम में बेड्स इंक्रीज कर दिए गए और इससे पहले नहीं, मतलब इतनी नहीं थी फैसिलिटीज. ठीक है. और कोई दूसरा? Second hand was also raised. सर, जैसे कि अभी हमने डाटा पहले कलेक्ट किया कि हमारे पास कितनी ज्यादा हमारे पास वो आ रही है, कोरोना के कितने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उस और कितनी और ब्लैक फंगस वगैरह और जो भी हमारी क्या कहते हैं डिजीजेस हैं वो कितनी बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से हमने अपनी मेडिसिन की सप्लाई को घटा और बढ़ा सकते हैं. जो भी मेडिकल एजेंसीज हैं, अब कोविड की वैक्सीन की सप्लाई बढ़ गई क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है. और बाकी अभी सारी थोड़ी सी ऑन स्टेबल, तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स इसमें हेल्प करती है डिमांड और सप्लाई मैनेज करने. ठीक, चलिए एग्जांपल आपका ठीक है, लेकिन बड़ा डराने वाला है. तो इस समय अगर हम लोग कम से कम कोरोना की बात करें तो जरा कम करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़ा भयावह दौर हमारे आपके बीच निकल गया है इस दौरान. ठीक, तो खैर बात तो करनी पड़ेगी, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, बट दूसरे तरीके से हम लोग इसको और अच्छे से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं. एक बहुत बेहतर एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसी केस में, इसी कंसर्न में जो आपने बोला है. तो जो अभी हमारे यहाँ डिजीज चली, नाम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, तो जो अभी हमारे यहाँ डिजीज चली, तो आप सुनते होंगे कि अब बच्चों का ट्रायल शुरू हो गया है. अब ये क्या है, ये ट्रायल? या पहले इस दवा का ट्रायल हुआ था, इसके बाद वी फाइंड दैट वी आर एबल टू यूज this injection or this vaccine for persons who are affected with this disease. तो ये क्या हुआ कि हमने एक पॉपुलेशन का सेगमेंट ढूंढा पहले, और वो हमने माना कि अब बच्चों के ऊपर जैसे टेस्ट होना है, तो बच्चों की एक रेंज में हमने देख लिया इस एज तक के बच्चे हैं, सबको तो लगाई नहीं जा सकती, तो उसमें हमने वेरियस एरियाज के, वेरियस सोसाइटीज के, वेरियस ग्रुप्स के कुछ बच्चों को कलेक्ट किया हुआ है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले, कि जो कुछ हर इन्वायरमेंट को टच करते हो, क्योंकि मेडिसिन का कहाँ पे संबंध होता है, आपकी एज से, आपके वेट से, आपके इन्वायरमेंट से, आपके लिविंग बिहेवियर से, हर एक की मेडिसिन का फर्क अलग अलग हो जाता है. अब जब डॉक्टर आपसे बात करता है, इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से बात करेंगे केवल मेडिसिन वाले को, अब जब एक डॉक्टर आपसे बात करता है इन द रियल टर्म्स, हाँ भाई आपको नींद आई थी, नहीं आई थी, अच्छा, तो वो ढूंढ रहा है अपने रीजंस कि इनको कौन सी मेडिसिन सजेस्ट की जाए. हाँ, जरा इनका वेट भी ले लो, तो वेट के हिसाब से आप देखते हो कि किसी को वो 500 mg की टेबलेट लिख देता है, तो किसी को 400 की लिख देता है. सेम बीमारी भी एकदम सेम है, लक्षण भी सारे सेम है, पर वो पोटेंसी क्यों अलग अलग है? दैट डिपेंड्स ऑन वेट. भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कहा पहाड़ों के रहने वाले हैं.
अच्छा, तो इनके अंदर जो ठंड को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इनको ये वाली टेबलेट अगर ना दें तो काम चल जाएगा। तो मेडिसिन का इनके सबसे कलेक्ट है। तो आप एक ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करोगे कि जो सारी जगह का अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर आपने वैक्सीन को टेस्ट किया, उसके इफेक्ट्स देखिए कि क्या कोई खराब इफेक्ट्स आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो जो टेस्टेड रेशियो है हमारा उसमें से कितने पे आ रहे हैं। नाउ वी कैन से दैट व्हाट वी हैव टेस्टेड इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड टू द होल, क्योंकि व्हाट इज द ग्रुप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि जो हमारा पूरा डेटा था, अगर वो सारे बच्चे या जो भी लोग जिनको लगनी है, ये अगर पूरा डेटा है तो इसी में तो सैंपल पिक किया गया है, इस सैंपल के ऊपर सारे टेस्ट हो गए और ये पाए गए कि इस परसेंट तक 90% 95 96% तक दे आर वर्किंग एंड हार्मलेस, नो साइड इफेक्ट्स, देन यू कैन से द वैक्सीनेशन कैन बी डन टू द अदर्स आल्सो। क्लियर? तो स्टैट्स ने आपको मदद की। पहली मदद ये की कि आप उस एज ग्रुप को सिलेक्ट कर पाएं जहां पर आपने वैक्सीन को अप्लाई करना है। अगर आपके पास ये काउंटिंग ही ना हो, जो पहली डेफिनेशन थी व्हाट इज द स्टैट्स इज द काउंटिंग ऑफ द नंबर्स, ऐसे ही हम लोग शुरू में थे ना, तो ये काउंटिंग आपने डिफाइन की। अब अगर ये काउंटिंग आपकी निकल के आती 2 करोड़ 10 करोड़, तो आपको सैंपल भी पता होना चाहिए कितना बड़ा हो जिसपे हम टेस्ट करें। 10 पे काम करेंगे केवल तो क्या वो पूरे 2 करोड़ पे काम कर सकता है? नहीं, मुझे कई जगह टेस्ट करने चाहिए, कई वैरायटी और ग्रुप्स पे टेस्ट करने चाहिए, डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट करने चाहिए। तब तो आप देखते हो कोई न्यूज़ आती है कि नहीं ये सर्दी में ज़्यादा असर करेगा, तो कोई बोलता है ये गर्मी में कम असर करेगा। दैट इज ऑन बेस ऑफ द रिसर्च एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैट्स और डेटा विच दे हैव कलेक्टेड। काम वो अपने ढंग से कर रहे हैं, मेडिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेडिकली रिसर्च कर रहे हैं, पर डेटा तो हेल्प कर रहा है। दैट इज द स्टेप्स। ये स्टेप्स का काम है मेडिसिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको नई वैक्सीनेशन करनी है। जो आप लोग एग्जांपल दे रहे थे कि जो लगातार चीजें चल रही हैं उनमें क्या घटाया बढ़ा जा सकता है बाय द वे और बाय द हेल्प ऑफ द डेटा, कि इफ नीड ऑफ द बेड्स, इफ नीड ऑफ द ऑक्सीजन इज हायर, नए प्लांट लगाए हम कि कल को अगर दोबारा ऐसी कोई घटना आती है तो वी आर एबल टू मीट आउट द डिमांड। दैट इज बाय द वे हेल्प। ये ऑपरेशनल मैंने जो एग्जांपल दिया दैट इज द इंट्रोडक्टरी। अब तीसरा एक एग्जांपल इसमें और हो सकता है, वो क्या है, ऑफ द रिजल्ट्स, कि अब ये जो लगती जा रही हैं लोगों को वैक्सीन, इनका भी तो अलग से कोई डेटा कलेक्ट हो कि जो लोगों को लगी उनमें से शिकायत कितने लोग लेके आए, उन शिकायतों में से कितने की ऐसी थी कि जिनमें ये जो आफ्टर रिएक्शंस थे ये वैलिड थे ड्यू टू द वैक्सीनेशन या ये इनवैलिड थे, ये दूसरे कारण थे, लोगों ने उनको जबरदस्ती वैक्सीन से जोड़ दिया। ये भी तो हम लोग रिसर्च या टेस्ट करने के बाद जान पाएंगे। और ये रिसर्च या टेस्ट होगी किसके बेसिस पर? ऑन द डेटा वी हैव कलेक्टेड। पहले तो हमें ये कलेक्ट करना पड़ेगा, स्टैट्स बनानी पड़ेगी कि कितने लोग शिकायत कर रहे हैं लगने के बाद कि मुझे ये दिक्कत हो गई। पहले तो वो लोग ढूंढो, उनकी शिकायतें रजिस्टर्ड करो, शिकायतों का नेचर रजिस्टर करो। ये डेटा बनता जा रहा है। कोई बोलेगा मुझे छाले निकल आए, एक अलग डेटा बन गया। कोई बोलेगा इसके बाद मुझे ना वो ये वाली दिक्कत हो गई, ये दूसरे टाइप का डेटा बन गया। अब आप इनको रिसर्च करोगे अपने उससे कि हाँ ये जो है क्या ये इसके साथ वैलिड है, हो सकता है, या इसका कोई और भी कारण है। देन यू कैन फाइनली से व्हाट इज द इम्पैक्ट लेवल ऑफ वैक्सीन आफ्टर यूज। स्टैट्स यहाँ पे मदद कर रही है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ साइंस। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये करंट सिनेरियो का था इसलिए इसकी डिस्कशन हो गई और शुरुआत आप ही लोगों ने की, वरना तो इसके नाम से भी हम बहुत डरते हैं भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग। चलिए अब इससे रिलेटेड, यूटिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेरी अगर आपके पास आ रही है तो आप जल्दी से पूछ लें विद इन 1 और 2 मिनट्स, अदरवाइज लिमिटेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन? नो तो लिख सकते हैं। ओके चलो, तो लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन, स्टडीज। व्हाट स्टडीज? द स्टैट्स ओनली स्टडीज अबाउट द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स।
Second, it studies aggregate and not the individual units. Means the statistics studies aggregate and not in the individual units. Third, lack of complete accuracy. Sir, please can you repeat first one? Yes, first one is that statistics studies only quantitative facts. This was the first one कि क्वांटिटी में बात करेगा वो आपसे. सेकंड, एग्रीगेट में बात करेगा, यूनिट्स में नहीं करेगा. थर्ड, कंप्लीट एक्यूरेसी कभी नहीं मिलेगी, लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी. ये तीन इसकी बिग लिमिटेशंस हैं. ठीक, ये तीन इसकी कुछ बिग लिमिटेशंस हैं. और एक दो बातें और लिख लीजिए जिनको हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेंगे. कि कुछ लोगों का तो ये कहना होता है, तो स्टेटमेंट हैं जिनको स्टैट्स के लिए बोला जाता है. द फिगर्स कैन प्रूव नथिंग, स्टेटमेंट फर्स्ट. और स्टेटमेंट सेकंड, फिगर्स कैन प्रूव एनीथिंग. दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं और ये स्टैट्स के संदर्भ में यूज होते हैं. डिस्कशन में हम लोग इसको धीरे से अपने कवर अप करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट, फिगर्स कैन प्रूव नथिंग. सेकंड, फिगर्स कैन प्रूव एनीथिंग. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन वाली बात के ऊपर. तो स्टैटिस्टिक्स डील विद और स्टडीज विद ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स. जैसे जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो आपको प्रोडक्शन की क्वांटिटी के विषय में बता सकते हैं, पर कैपिटा इनकम बता सकते हैं, हाइट, वेट, सैलरी, इनकम, ये सब बता सकते हैं. ठीक, लेकिन जहां क्वालिटेटिव थिंग्स आ जाएंगी वहां उनको दिक्कत होने लग जाएगी. वहां पर वो क्वालिटेटिव थिंग्स को भी नैरेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. एंड नरेशन ऑफ एनीथिंग is a different thing with the things actual is. What I want to put in your mind, the narration of anything is a different thing with the thing which is actually is. आप मुझे बताओ कि एक लाइन का किसी का एक स्टेटमेंट है, उसको आप दूसरे ढंग से प्रिडिक्ट करोगे, या आपको बोला जाए कि ये एक लाइन है कि सत्य बोलना सदा अच्छी बात है, इसको आप लिखो, 4 लाइनें लिख देना इसके ऊपर. मेरा दावा, हर आदमी आपस में अगर एक दूसरे से चर्चा ना करे तो जो वो 4 लाइनें लिखेगा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर से जरूर होगा. मीन्स दिस इज द नरेशन. आपने उसको नरेट किया अपने ढंग से, कुछ अपनी चीजें जुड़ जाती हैं इन दैट थिंग. एग्री कर रहे हैं आप लोग मेरी बात से? यस सर. तो व्हाट आई वांट टू ट्राई टू से कि जो आपके पास ऐसी चीजें हैं कि विच आर इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म्स, वहां पे स्टैट्स बड़ा अच्छा काम करेंगे. क्योंकि नंबर्स में चीजें, किसी की हाइट है तो वो 6 फुट 2 इंच है, किसी की 5 फुट 4 इंच है, वो नोट करता चला जाएगा, उसका एवरेज निकाल देगा, उसका सब कर देगा. अब कुछ अलग से डाटा बनना है अगर कि हाँ भाई ये कैसे हैं, इनका ये जो 10 लोग खड़े हैं इनमें एंग्रीनेस कैसी है, अब बड़ी दिक्कत हो गई आपको. ये तो क्वालिटेटिव मेजर है. तब आप कुछ नरेट करेंगे ना उसमें. हाँ, मैंने एक सवाल ये पूछा था
कि अगर आपको कोई गाली दे तो आप कैसे बिहेव करते हैं? तो कोई बोलेगा अरे मैं तो उसको पलट के जवाब देता हूँ, कोई बोले अरे मैं तो उसकी फौरन शिकायत करता हूँ, तीसरा बोलेगा अरे उसको तो मैं बस पीटना ही शुरू कर दूंगा, चौथा बोलेगा अरे अब तो टाल जाएंगे, चौथा बोलेगा मैं तो बुराई नहीं मानता। अब ये 6-7 कैटेगरी आ गई। अब आपने नैरेट किया उसको अपने ढंग से कि इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 5 नंबर दे दो। नाउ यू हैव नरेटेड दैट एंग्रीनेस इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटेटिव वैल्यूज। अब इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। क्या आपका क्वेश्चन हर एक आदमी को प्रॉपरली एड्रेस कर पा रहा था? हो सकता है किसी को गाली देने से गुस्सा ना आता हो, किसी को इससे ज्यादा गुस्सा आता हो कि उसके मन का काम ना किया जाए। तो व्हाट यू हैव नरेटेड, यहीं पे गलती हो रही है। यहाँ पे भी गलती हो सकती है क्योंकि हर एक का लेवल या क्रोध आने का कारण डिफरेंट हो सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो क्रोध है ये क्वालिटेटिव मेजर्स है, और क्वालिटेटिव मेजर को आप क्वांटिफाई करना चाहते हो तो यू आर नरेटिंग द क्वेश्चंस, आप नरेट कर रहे हो उसको अपने तरीके से। अब वो जिससे आप पूछते जा रहे हो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। आप अपना तो बता सकते हो, लेकिन एक आपने जर्नल क्वेश्चन फ्रेम भी किया, वो 10 पे सूट कर रहा है, जरूरी नहीं। फिर ये भी जरूरी नहीं कि जो आपको आंसर दे रहा है वो भी बिल्कुल सही दे रहा है। हो सकता है उसे छूटते ही क्रोध आ जाता हो, पर आपको उसने बता दिया मैं तो टाल जाता हूँ। अब आपकी वर्किंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? मैं तो टाल जाता हूँ का जो नंबर आपने दिया हुआ है ये नंबर 3, दीज आर गुड। अब वो गुड नहीं है, वो है बैड, एवरेज भी नहीं है। ऐसे ही तो आपके पास कोई आते हैं ना क्वेश्चनर जो आप देखते होगे, गुड, वेरी गुड, बैड, एवरेज, वेरी गुड, सेटिस्फैक्टरी, इसी तरीके के बन के आते हैं। दोज आर द ग्रेडिंग्स ऑफ द क्वालिटेटिव मेजर्स, और वो बेस्ड है सम क्वेश्चनर्स पर। पहली गलती कि वो क्वेश्चनर्स क्या सारे रिस्पोंडेंट को सेम तरीके से अप्रोच करते हैं? मानी बात है नहीं करते। क्या सारे आंसर्स बिल्कुल सही तरीके से आपको मिलते हैं? मानी बात है नहीं मिलते। बात समझ आती जा रही है? प्लीज, एनी डाउट? यस। अगर आपने क्वेश्चनर No, sir. बना के किसी के घर पे भेजा किसी क्वालिटेटिव मेजर को जानने के लिए, और वो मान लो किसी का है, फादर या मदर के नाम पे है, अब वो बिजी है, उनका बेटा क्या है, कहेंगे ये देखो ये 2-4 क्वेश्चंस का कुछ पूछा है इन्होंने। अब वो क्वालिटेटिव मेजर से काम कर रहे हैं, उसमें रिसर्चर डेटा कैसा कलेक्ट करना चाहता है, उस क्वालिटेटिव मेजर्स को कन्वर्ट करना चाहता है इनटू द क्वांटिटेटिव। अब उन्होंने मुंह से बोल दिया बेटा इसमें ये मार्क कर दो, इसमें ये कर दो। अब करने वाले ने वो नहीं किया, उसको भी कोई लेना देना नहीं था, या उसने अपनी मर्जी के मार्क कर दिए। अब आपका डेटा तो चेंज हो गया। ऐसे कई सारी जगह होती हैं वेयर दिट क्रिएट द डिफरेंस। और आप कभी भी 10 लोगों पर एक कॉमन क्वेश्चन सूटेबिलिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये सब पे लागू हो जाएगा। आप इस बात से तो एग्री करोगे, आपकी ये छोटी सी जो क्लास है उसमें किसी एक क्वालिटेटिव मेजर पर सारे लोग एक जैसा बिहेवियर नहीं रखते होंगे, ये तो बात तय है। लेकिन एक ही जैसा क्वेश्चन भी सूट नहीं करेगा, ये भी बात तय है। हर एक के नाराज होने के कारणों में अलग अलग आपको बिखराव मिलेगा। तो जब हम क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करेंगे क्वांटिटेटिव में, तो उसकी रियल मीनिंग अपने आप ही डिक्रीज करती है, आप बिलो लेवल पे आती है। दैट इज वाई वहां पर स्टैट्स की एक लिमिटेशन हो जाती है, वो उतनी अच्छी वर्किंग नहीं कर पाएगी। इज देयर एनी डाउट और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पॉइंट? No, sir. Okay. Now, it studies in the aggregate and not on the individual units. ये क्या करता है? सारों पे काम करके एक रिजल्ट देता है आपको, इंडिविजुअल काम नहीं करता। क्योंकि आपको तो डेटा है ना, बड़ा नंबर है, बड़े नंबर हैं। आप किसी एरिया पर, किसी पॉपुलेशन पर, किसी बड़े कारण पर आप सारी अपनी रिसर्च करते चले जा रहे हो, या वहां से रिलेटेड आपको पॉलिसी बनानी है, तो इंडिविजुअल को आके वो उतनी सूट करती है कि नहीं करती? किसी भी एक पॉलिसी को आप उठा के देख लो, कोई भी पॉलिसी है उसको कोई तारीफ करेगा, हाँ भाई मैंने तो ये दे दिया। कोई भी XYZ गवर्नमेंट आती है, बोलती मैंने तो ये पॉलिसी दी थी, इससे लोगों को ये फायदा होने लग गया। तो जिनको फायदा पहुंच रहा है उन्हीं में से 10 बोल देंगे इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है।
कारण कि यार ये तो मेरे लिए बेकार था, कोई बोलेगा नहीं ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मतलब इंडिविजुअली वर्क नहीं कर रही है। अगर इंडिविजुअली वर्क कर रही है तो सबके ऊपर एक जैसा अच्छा असर आना चाहिए। बात समझ आ रही ना आपको? क्योंकि अगर हम दूसरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल एग्जांपल हटा देते हैं। अगर हम कार की बात करें तो प्रीमियम सेगमेंट में अगर किसी कंपनी को ये डिमांड मिलती है कि इस कार के लुक में कुछ चेंज कर दिया जाए तो मेरी कस्टमर रेंज बढ़ सकती है। उसने कई सारे डेटा इकट्ठा किए और कुछ लुक में चेंज किया। क्या जरूरी है कि जो वो प्रीमियम सेगमेंट रेंज थी, जो 12-15 लाख से और 20 लाख की कार खरीद रही थी, उसको वो सारे लुक के चेंजेस पसंद ना जाए? नहीं आए। कई लोग हो सकता है उस कारण से खरीदे ना, नहीं यार वो पिछली वाली अच्छी थी और ये जो बदल दिया ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, मैं नहीं लेने वाला। लेकिन आपने जर्नल डेटा के ऊपर बना करके अपने काम को डाला। किसकी बेस पे डाला? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैट्स। तो स्टैट्स क्योंकि एग्रीगेट में काम करती है तो इंडिविजुअल यूनिट का कंसर्न थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एवरेज वैल्यूज की काम करती है वो, कि इस ग्रुप में अधिकतर पसंद की जाएगी, इस ग्रुप के लोग अधिकतर शेप कॉन्शियस हैं, डिजाइन कॉन्शियस हैं। और उस ग्रुप में 100 लोग थे तो आप देखोगे हाँ 80 पे असर पड़ रहा है, 20 ने तो बिल्कुल ही छोड़ दी, खरीदी नहीं। तो ये जो 20 हैं ये तो बोलेंगे ना कि यार ये तो बात मेरी समझ में नहीं आई। तो ये स्टैट्स का नेचर है कि वो एग्रीगेट पे काम कर रही है, यूनिट्स पे काम नहीं कर रही। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू यू? यस सर। तो अगला पॉइंट है लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी। यस, नाउ लैक ऑफ द कंप्लीट एक्यूरेसी। इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशंस भी हम लोग अगर साथ में लिख लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कि एक मिस्टर गुड स्टैटिशियन वाज द बॉडिंगटन, और बॉडिंगटन ने लिखाया है कि statistics is the science of estimates and probabilities. Statistics is the science of estimates and probabilities. उन्होंने बोला कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये एस्टिमेट लगाती है और प्रोबेबिलिटीज पे काम करती है। तो बेटा कोई भी एस्टिमेट्स मतलब अ टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, एक अंदाजे या प्रोबेबिलिटीज, संभावनाएं, क्या ये कभी भी एक्यूरेट हो सकती हैं? नहीं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें कि अगर आपने पर कैपिटा इनकम निकाली किसी कंट्री की और वो निकल के आ रही है 15,000 रुपए, और उस कंपनी की उस कंट्री की पॉपुलेशन 4 करोड़ है, तो टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए उस कंपनी की, सॉरी उस कंट्री की? पर कैपिटा इनकम मींस पर पर्सन इनकम। पर पर्सन इनकम 15,000 रुपए है तो 4 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 15,000 से, तो आप ये बोलोगे कि ये इसकी टोटल इनकम है। क्या ये बिल्कुल बात सही होगी? नहीं होगी, क्योंकि क्या क्या फैक्टर्स जुड़ रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम, वो डिफरेंट हो गए। पर कैपिटा जो आप निकालते हो वो उनसे आप डिवाइड करके निकाल देते हो, तो वो एक दूसरी फिगर होती है, उसको अलग से पढ़ना या समझना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से एक्यूरेट कभी नहीं होगी, और पर्सन वाइज पर्सन तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपने तो पूरी पॉपुलेशन को उठा के डिवाइड कर दिया ना। अभी आप इंडिया की पर कैपिटा इनकम ढूंढना नेट पे कि व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम इंडिया की, तो वो कुछ दिखाएगा इतने हजार। आपको लगता है उतने 1,000 रुपए हर आदमी कमा रहा है? रिक्शे वाले से पूछना, किसी और से पूछना, या आपको खुद ही पता चल जाएगा इतनी कैटेगरी की तो है ही नहीं। आपने क्या किया, टोटल सारी इनकम उठाई, उसको जोड़ा, उसमें से नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन द कंट्री आपने डिवाइड कर दिए, पर कैपिटा मिल गई। तो क्या पर कैपिटा एक्यूरेट है? बिल्कुल नहीं है। आर यू गेटिंग कि इसकी एक्यूरेसी कहाँ पे लैग करती है? यस। प्लीज। ठीक। सेम विद द अनएम्प्लॉयमेंट, सेम विद द
data or the result you find from with the help of these stats which are aggregate in nature. वो aggregate nature की है, aggregate nature में आपने काम किया और जान लिया, तो क्या वो accurate है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप अनएम्प्लॉयमेंट का ले लीजिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट में अब आपको पता चल गया कि इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की 2 डेफिनेशंस और हैं आपके साथ जुड़ी रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनको रोजगार मिला ही नहीं, दूसरे जिनकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से काम नहीं मिला तो वो भी अनएम्प्लॉयड है। मीन्स व्हाट दे आर एबल टू अर्न बाय देयर कैपेबिलिटीज एंड दे आर नॉट अर्निंग, मीन्स द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज नॉट एबल टू प्रोवाइड देम टू अर्न सच मनी विच द कैपेबिलिटीज द पर्सन हैव, तो उतने से वो भी लैक कर रहे हैं। यानी किसी के अंदर क्षमताएं हैं कि वो इतने हजार या इतने लाख कमा सकता है और वो कुछ लाख या कुछ हजार कमा रहा है, तो जो ये गैप है इसको भी अनएम्प्लॉयमेंट की ही कैटेगरी दी जाती है। ये तो स्टैट्स नहीं बताएगा कभी, या ज्यादा इंटरवीन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे जो लिमिटेशन के हम लोग ने डिस्कस किए। तो नाउ द टाइम ऑफ योर क्लास इज नज़दीक पहुंच रहा है एंड होने के, तो ये वाला पॉइंट द फिगर्स प्रूफ नथिंग और फिगर्स प्रूफ एनीथिंग, इसको आज पिक नहीं करते हैं, इसको फर्दर दूसरी क्लास में पिक करेंगे। और इसके बाद डिस्ट्रेस से रिलेटेड 1-2 बातें और करेंगे और उसके बाद आपका ये जो लिमिटेशन और डिस्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग के लिए आगे दूसरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक, तो एनी क्वेरी आज के सेशन पे हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन। इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज आस्क इट। कोई क्वेरी है बेटा? प्लीज जल्दी बोलो, नो भी लिखो यार, नो नहीं है तो नो सर। ओके, no query. Okay, then very nice meeting with all of you. Thank you very much. Thank you sir. On the next session we will meet. Thank you beta. Thank you all of you. Thank you.